हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज दिव्य प्रताप सिंह। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि इन्फोसिस माइसोर ट्रेनिंग में होता क्या है, मतलब कितना ड्यूरेशन होता है, क्या क्या उसमें कैसे कैसे कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और क्या क्राइटेरिया होता है, पूरा सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑफर लेटर जो हमारा आता है, आई थिंक उसको आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अगर इस टाइम अगर आप ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं तो आई थिंक मेरा जब ऑफर लेटर आया था, मैंने इंटरव्यू दिया था अगस्त में और मेरा ऑफर लेटर आया था अराउंड दिसंबर में और ज्वाइनिंग थी आई थिंक जनवरी में। तो देख सकते हैं कि 5 महीने का गैप था। तो बट लेकिन ठीक है, वो ऑफ़र लेटर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफ़र लेटर बहुत ज़्यादा डिले होता है, मतलब 5-6 महीने मतलब नॉर्मल होता है इनका। कभी कभार जल्दी भी आ जाता है, ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने का टाइम लगे। तो एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। तो एक दिन पहले पहुँच कर वहाँ पर आपकी जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, सारी फॉर्मेलिटीज़ आपकी होंगी। आपका टेम्प्रेरी ID कार्ड आपको दे दिया जाएगा और आपका रूम की वगैरह रूम असाइन हो जाएगा। और जो भी आपके रूममेट वगैरह होगा वो सब रैंडम बेसिस पे होता है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। बट लेकिन मेरा तो एक फ्रेंड था पहले से जिसको मैं जानता था, तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि हम एक साथ ही रहेंगे। तो फिर हम जब की वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो हम आगे पीछे लाइन में लग गए थे। तो लकीली हमें एक ही रूम मिल गया था और चाहे तो हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है, वो माने नहीं माने। तो ऐसे तरीके से हमारा रूम एलोकेट भी हो गया। और फिर उसके बाद जो हमारा मंडे से जो हमारी नेक्स्ट डे से जो हमारी मेन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई वो मंडे से हुई। तो मंडे से पहले 3 दिन हमारा इंडक्शन चलता है। इंडक्शन में बस नॉर्मली वो बताएंगे ये कंपनी है और इस कंपनी के सारे के इन्फोसिस के सारे रूल्स रेगुलेशंस क्या होता है, कैसे होता है, किस बातों का ध्यान रखना है, एक्सेट्रा। बड़ा बोरिंग सेशन होता है, सही बता रहा हूँ, सब बोर हो जाते हैं पूरे 3 दिन। मतलब सुबह 9:30 से लेकर 5:30 तक यही चलता है उनका। बट वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इसी बीच में आपका बैंक अकाउंट भी खुलेगा और आपकी सारी अकाउंट डिटेल्स वगैरह जितना भी सब कुछ होगा वो इन 3 दिन में हो जाएगा। 3 दिन तो आपका 3 दिन का इंडक्शन ख़त्म हो गया। तो आपकी फिर इसके बाद स्टार्ट होती है गाइस आपकी जो मेन असली जो आप जिसके लिए आप यहाँ पर आए होते हैं ट्रेनिंग। तो जेनरिक ट्रेनिंग भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, जेनरिक में और स्ट्रीम में। तो जब आपकी जेनरिक स्टार्ट होती है तो जेनरिक डिवाइड होती है आपकी 2 FA में, FA1 और FA2। एंड स्ट्रीम डिवाइड होती है 3 FAs में, FA1 FA2 एंड FA3। तो हम स्टार्ट करते हैं जेनरिक से। तो जेनरिक में जो आपका FA1 होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो काफ़ी लंबा भी होता है। आई थिंक 1.5 मंथ्स का होता है कंप्लीट FA जो है FA1। तो FA1 में आपके 3 चीज़ें आपको पूरा अच्छे से सिखाई जाएंगी। आपको पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जाएगी, आपको आपका जो है ऊप सिखाया जाएगा और उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा। तो आपको 3 अच्छे से जो कंप्यूटर साइंस के जो बेस होता है वो आपको अच्छे से 1.5 मंथ्स में आपको अच्छे से बताया जाएगा। आपको टीचर्स अच्छे होते हैं, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, हेल्पिंग होते हैं, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। बट लेकिन जो ओवरऑल मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि वो आपके ही ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उसको किस तरीके से आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्योंकि जो बच्चे मैंने देखा था, जो बच्चे रेगुलर अपने असाइनमेंट्स करते थे डेली, मतलब क्लास के बाद 5 बजे क्लास ख़त्म हो जाती है हमारी, 9:30 से 5 क्लास चलती है हमारी, उसके बाद क्लास ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो बच्चे डेली बैठ के 8-9 बजे तक असाइनमेंट्स करते थे तो उनके काफ़ी अच्छे नंबर आए थे जेनरिक में और स्ट्रीम में। तो यही है कि जो आप असाइनमेंट अगर आप डेली करेंगे जेनरिक में, तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि मस्ट असाइनमेंट तो आप डेली ही करें। मैंडेटरी नहीं होता करना के लिए कि आपको मैंडेटरी करना है, बट लेकिन यह एडवाइस मैं आपको दूंगा कि आप डेली ही असाइनमेंट करो, क्योंकि डेली आपका फिनिश करते रहेंगे तो वो आपका पाइलअप नहीं होगा, वरना लास्ट में एकदम आप बुरा परेशान हो जाएंगे कहाँ से करें कैसे करें जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा। तो असाइनमेंट तो आप डेली ही करें जो है, मतलब। तो जब हमारा FA1 स्टार्ट होता है तो FA1 भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा, हैंड्स ऑन में और आपका ऑब्जेक्टिव में। हैंड्स ऑन की वेटेज होती है, हैंड्स ऑन की 60% वेटेज होती है और ऑब्जेक्टिव की 40% वेटेज होती है। तो जो आपका हैंड्स ऑन होता है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और वो थोड़ा इजी भी होता है। ऑब्जेक्टिव थोड़ा टफ होता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हैंड्स ऑन में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं जो है। तो हैंड्स ऑन में कुछ नहीं होता, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाएगी, आपको कोड लिखना होगा और उसमें कुछ टेस्ट केसेस होंगे जो आपको पास करने होंगे। तो जितने आप टेस्ट केसेस पास करेंगे, सपोज 5 टेस्ट केसेस हैं, पाइथन में 5 टेस्ट केसेस होते हैं, तो आप 5 में से अगर 4
पास हो गए, 3 पास हो गए तो आपको इतने नंबर मिल जाएंगे जो है। हूप्स में भी आपको ऐसे ही करना होता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी होती है और आपको टेस्ट केसेस पास करना है। आई थिंक इसमें 25 टेस्ट केसेस दे रखे होते हैं, तो आप उसमें उसके अकॉर्डिंग ही आपको अगर जितने पास करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर आता है। डेटा स्ट्रक्चर में भी आपको आई थिंक 5 टेस्ट केस दे रखे होते हैं, तो उसमें आप जितने पास करोगे उतने मार्क्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक ये एग्ज़ाम आपका 3 घंटे का होता है। 3 घंटे में आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं FA1 में, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग का और हूप्स का और डेटा स्ट्रक्चर का। फिर उसके बाद आपको ब्रेक देंगे, 2 घंटे का ब्रेक देंगे। फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा। एक ही ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है, उसमें आई थिंक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो मुझे याद नहीं अच्छे से, बट लेकिन वो उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो आपको थोड़ा देख कर चलना पड़ता है कि आप गलत तो मार्क नहीं कर रहे। बट लेकिन अगर आपने अपने हैंड्स ऑन अच्छे से दे दिया, 60% स्कोर कर लिया, तो फिर आपको 65% लाने में कोई इतना मुश्किल नहीं आएगा। और पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि पासिंग क्राइटेरिया 65% एटलीस्ट आपका होना चाहिए FA1 में। फिर उसके बाद FA2 स्टार्ट होगा हमारा। FA2 हमारा होता है DBMS, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें क्वेरीज वगैरह आपको पूरा डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, मॉडल वगैरह ये सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। तो इसमें आपको पूरा जो हमारा ये भी FA2 भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हैंड्स ऑन में और आपका ऑब्जेक्टिव में। हैंड्स ऑन में तो आपको 8 क्वेरीज दे दी जाएंगी, आपको वो क्वेरीज लिखनी होंगी एक्चुअली जो है, तो उसमें आपको डिफरेंट टेबल्स दे रखी होंगी। तो ये गाइस थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, FA1 से थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं होती और इसमें काफ़ी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ मिस कर दिया तो आपकी क्वेरी रन नहीं होगी, और क्वेरी रन नहीं हुई का मतलब आपको 0 मार्क्स मिलेंगे आपको वहाँ पर। तो ये थोड़ा सा टफ होता है, प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे इस चीज़ को जो है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे तो अपना मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं, जो नॉन CS बैकग्राउंड से होते हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बट मैंने ये देखा है, तक ये केस देखा है, क्योंकि जो हमारी क्लास का टॉपर था वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता था, और काफ़ी लोग थे जो काफ़ी नॉन CS बैकग्राउंड से थे बट बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे, लाइक 90-95% उनके मार्क्स आते थे मतलब जो है। तो वो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन CS और CS वहाँ पर ज़्यादा कोई मतलब मैटर नहीं करता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, वहाँ पे जितने भी बच्चे होंगे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट नॉन CS बैकग्राउंड से ही होते हैं। हमारी क्लास में आई थिंक 90 बच्चे थे, 90 में से आई थिंक हम 10 या 11 बच्चे थे सिर्फ CS के, बाकी आई थिंक 80 बच्चे नॉन CS बैकग्राउंड के थे। तो वो इतना कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, वो टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, और आपको अच्छे से आपको उसी तरह से आपको कैरी करना पड़ता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस तरीके से। तो DBMS आपको जो FA2 होता है DBMS का, तो DBMS भी आपको हैंड्स ऑन और ऑब्जेक्टिव अच्छे से देना होता है। मैं आपको अपना केस बताता हूँ, मेरी आई थिंक 5 क्वेरीज रन हुई थी DBMS में, जो कि बहुत ही एकदम डेंजर जोन था। मतलब ऐसा था कि उसमें फेल, मतलब मुझे लग रहा था कि उसमें मैं फेल हो सकता हूँ जो है, बट लेकिन मैंने ऑब्जेक्टिव में अच्छा स्कोर कर लिया, 80-85% स्कोर कर लिया था। तो मैं एकदम मार्जिन पे, एकदम बॉर्डर पे एकदम 65% मेरे आ गए थे, तो मैं FA2 मेरा क्लियर हो गया था। तो गाइज मेरा FA1 और FA2 का जो स्कोर था, मतलब FA जनरल ख़त्म, उसके बाद FA1 हो गया, आपका FA2 हो गया, तो मतलब आपकी 2 महीना चलता है ये सब कुछ। 2 महीने में आपकी जनरल ख़त्म, और आपकी फिर उसके बाद जो आपका परसेंट जितना भी आपका जिस हिसाब से मतलब FA1 प्लस FA2 का परसेंट आपका बनता था, तो मेरा बना था 81%। फिर उसके बाद हमारी आपको कुछ दिनों का, 1-2 दिन का या फिर जितना भी उनका वो होता है, आपको उतने दिन का आपको मतलब ब्रेक मिलता है। फिर उसके बाद आपको स्ट्रीम अलॉट रहती है, वो भी रैंडम बेस पे स्ट्रीम अलॉट होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि आपने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करे हैं तो आपको ये डेवलपमेंट वाली स्ट्रीम मिल जाएगी, आपने मार्क्स स्कोर नहीं करे तो आपको ये वाली स्ट्रीम मिल जाएगी। तो रैंडम बेस पे कोई सी भी किसी को भी स्ट्रीम दे देते हैं। और मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं क्लियर कर पाते तो आप सेकंड अटैम्प्ट में जाएंगे। अगर आप सेकंड अटैम्प्ट भी अगर किसी तरीके से नहीं क्लियर कर पाते तो थर्ड अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट टोटल मिलते हैं हमको, और 3 अटैम्प्ट में भी नहीं क्लियर कर पाए तो फिर आपको शायद फिर वो घर भेज देते हैं। बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो में होता है। मैंने तो मतलब आई थिंक मैंने तो कोई ऐसा केस नहीं सुना था। हमारा 600 कुछ बच्चों का बैच था, तो आई थिंक मतलब मैंने तो कुछ ऐसा नहीं सुना था कि उसको घर भेज दिया गया, मतलब ट्रेनिंग नहीं कर पाया। तो थर्ड अटैम्प्ट तक क्लियर कर ही लेते हैं सब, क्योंकि सेकंड जैसे आप सेकंड अटैम्प्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर थोड़ा ईजी आएगा, थर्ड अटैम्प्ट में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी आएगा। तो इस तरीके से
प्रॉब्लम नहीं आती जो है ज़्यादा, बट लेकिन वो आपको मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत आपको दिन रात आपको करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस आपको जो है, लेकिन हो जाएगा। तो फिर मेरे को फिर आपको जनरिक ख़त्म हो गई, फिर जनरिक के बाद आपको स्ट्रीम दे दी जाएगी। स्ट्रीम मुझे असाइन हुई थी मेन फ्रेम। मेन फ्रेम तो कभी पहले नाम तो सुना था, बट लेकिन ऐसा था कभी देखा नहीं था, कभी पढ़ा नहीं था, तो उसमें कोबोल वगैरह ये सब बताई थी। मेरे कुछ फ्रेंड तो उनको जावा टेस्टिंग, किसी को पता नहीं .NET मीन स्टैक वगैरह ये सब रैंडम बेस पे किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर जो आपकी स्ट्रीम होती है वो आपकी थोड़ी चिल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि जनरिक थोड़ी सी आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा। स्ट्रीम तो ये है कि चलो आपने जनरिक और जनरिक निकाल ली तो अब स्ट्रीम भी अब हो ही जाएगी जो है। तो और स्ट्रीम का भी ड्यूरेशन कम होता है, आई थिंक 2 महीने ही होता है, 2 या फिर 2.5 मंथ्स होता है जो है। तो इसमें वही प्रोसीजर होगा, बट उसमें ऐसा होता है कि ये स्ट्रीम हमारा 3 FA में डिवाइड होता है, FA1, FA2, FA3 में। और इसमें आपको मिनिमम हर FA में पास होने के लिए 50% लाना पड़ता है, बट आपका ओवरऑल FA1 प्लस FA2 प्लस FA3 65% होना चाहिए पास होने के लिए, मतलब स्ट्रीम को अगर आपको पास करना है तो इसमें 50% का क्राइटेरिया होता था हर FA में, तो हम निकाल लेते थे। और वही सेम क्राइटेरिया रहता है, 60% हैंड्स ऑन, 40% ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से आपका जो है ट्रेनिंग स्ट्रीम भी हो जाता है। और स्ट्रीम में बता रहा हूँ, स्ट्रीम बहुत इजी होता है, इतना कोई टफ नहीं पड़ता है। स्ट्रीम तो सब अगर आप जनरली निकाल रहे हैं तो स्ट्रीम तो ऑब्वियसली आपका बहुत आराम से निकल जाएगा, स्ट्रीम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे। तो उसके बाद जब आपकी स्ट्रीम खत्म हो जाएगी, स्ट्रीम खत्म होने के बाद फिर आपको या तो आपकी अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको शायद एलोकेशन तभी मिल जाए आपको जो है, वरना आपकी रील्स के लिए आप स्किल लग सकती है। वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट्स पे, वहाँ की इन्फोसिस की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे हैं जो है, तो उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है जो है। तो हमारे साथ ऐसा था कि हमें तो 50% बच्चों को चेन्नई मिला, 50% बच्चों को भुवनेश्वर मिला, और कुछ ये 10 या 12 बच्चे थे जिनकी टोटल ओवरऑल जितना ट्रेनिंग पूरा मतलब स्ट्रीम और जनरिक का मिलाकर ओवरऑल उनका 85% से ऊपर था एग्रीगेट, उनको प्रेफर्ड लोकेशन मिली हुई है। और जितने भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सब इन्फोसिस देती है, तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमारी ट्रेनिंग वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है और एलोकेशन वाला पार्ट भी खत्म हो जाता है। इस तरीके से फिर आप अपना DC में आ जाते हैं। अपना फिर यहाँ पर जो भी आपका होता है, आप बेंच पर हो, आप प्रोजेक्ट पे हो, तो उससे रिलेटेड वीडियो जो आप DC में आ जाते हो तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको सब नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि मैं जब यहाँ चेन्नई आया तो मैंने यहाँ पर कैसे करा, कितना टाइम में बेंच पर रहा, कि कैसे प्रोजेक्ट एलोकेट हुआ, कैसे सब पूरा सब कुछ डिटेल में बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको, कि DC में आने के बाद कैसे क्या होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं सारे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, बाय बाय।